Beneath her innocent smile. चैप्टर 14 डेथ। करीब 20 मिनट बाद सभी गाड़ियां तेजी से अस्पताल के बाहर आकर रुकीं। गाड़ी रुकते ही आर्यांश और आरव बिना एक पल गंवाए बाहर निकले। दोनों ने तुरंत नित्या जी और राजवीर जी को संभाला और अस्पताल के अंदर लेकर भागे। लक्ष्य ने रास्ते में ही अस्पताल में फोन करके सारी व्यवस्था करवा दी थी। डॉक्टरों और नर्सों की टीम पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मेडिकल स्टाफ ने तुरंत दोनों को स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी वार्ड की ओर ले गए। जल्दी कीजिए, एक डॉक्टर ने अपनी टीम से कहा। कुछ ही मिनटों में नित्या जी और राजवीर जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद होते ही पूरे परिवार के ऊपर जैसे एक भारी सन्नाटा छा गया। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी बीच विवान भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसे रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने फोन करके पूरी घटना की जानकारी दे दी थी। जब वह अस्पताल पहुंचा और उसने सबकी हालत देखी तो उसका दिल भी बैठ गया। कॉरिडोर में सभी अलग अलग जगह खड़े या बैठे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पूरे कॉरिडोर में दवाइयों की गंध फैली हुई थी। दूर कहीं मशीन की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच बीच में नर्सों के तेज कदमों की आहट उस खामोशी को तोड़ देती। आर्यांश ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा था। नजर लगातार उस लाल बत्ती पर टिकी हुई थी जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रही थी। आंखें पूरी तरह खाली लग रही थी, मानो उनमें कोई भावना ही न बची हो। वह बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था, यह शायद कोई नहीं समझ सकता था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसके सामने अपनी माँ और पिता का चेहरा आ जाता। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वह उन्हें खो भी सकता है। उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया की सारी ताकत, पैसा और प्रभाव भी उस लाल बत्ती के सामने बेकार थे, और यह उसे भीतर तक डरा रहा था। आरव कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। वह समझ सकता था कि इस समय आर्यांश किस दौर से गुजर रहा है, इसलिए वह चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ किसी का साथ ही काफी होता है। दूसरी तरफ राघव जी, प्रिया, अयान और आर्या के दादा दादी मिलकर वीरेंद्र जी और वाणी जी को संभाल रहे थे। वाणी जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सावित्री जी ने उनका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उनके अपने हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि इस समय वह खुद भी डरी हुई थी। दक्ष और कबीर रूहान और ऋत्विक के साथ बैठे थे। ऋत्विक की आंखें लाल हो चुकी थी। वह लगातार रो रहा था। कुछ नहीं होगा ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। हालांकि वह खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन इस समय किसी को तो मजबूत बनना था। रूहान भी बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। उसने अपने माता पिता को कभी इस हालत में नहीं देखा था। उधर आर्या एक कुर्सी पर बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रही थी। उसे बार बार नित्या जी की मुस्कुराहट याद आ रही थी। उनका प्यार याद आ रहा था। कुछ ही दिनों में नित्या जी उसके दिल के बहुत करीब आ गई थी, और अब उन्हें इस हालत में देखकर उसका दिल घबराया जा रहा था।
विवान उसके पास बैठा था। वह बार बार उसे पानी पिला रहा था। प्रिंसेस, थोड़ा पानी पी लो। लेकिन आर्या जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। नजरें बस सामने टिकी हुई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अब तक नहीं खुला था। हर गुजरते मिनट के साथ सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अचानक आर्या की सांसें तेज होने लगी। उसका सिर भारी महसूस होने लगा। लगातार रोने और तनाव की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा था। वह उठने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ा गया। प्रिंसेस! विवान की घबराई हुई आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसने तुरंत आर्या को संभाल लिया। अगर वह समय पर उसे न पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाती। आवाज सुनकर सबका ध्यान उधर चला गया। आर्या! आरव भी तुरंत उनकी तरफ दौड़ा। राघव जी के चेहरे पर चिंता उभर आई। क्या हुआ उसे? विवान ने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की। फिर बोला, लगता है ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गई है। राघव जी तुरंत बोले, विवान, उसे कमरे में लेकर जाओ। अभी? विवान ने सिर हिलाया। फिर उसने सावधानी से आर्या को अपनी बाहों में उठा लिया। वह बिल्कुल निढाल थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। विवान उसे लेकर अस्पताल के पास ही बने वीआईपी रूम की तरफ चला गया। बाकी सभी लोग भी कुछ देर बाद वहीं चले गए, क्योंकि कई घंटों से कोई भी ठीक से बैठा तक नहीं था। वाणी जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें भी आराम करने की सलाह दी थी। कमरे में पहुंचते ही विवान ने आर्या को बेड पर लिटा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहां आ गए। उन्होंने उसकी जांच की, ब्लड प्रेशर चेक किया, कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मरीज पर अत्यधिक भावनात्मक दबाव पड़ा है। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें आराम और निगरानी की जरूरत होगी। सभी ने राहत की सांस ली। क्या यह ठीक हो जाएगी? राघव जी ने पूछा। जी, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इन्हें आराम की जरूरत है। इनसे किसी भी तरह का तनाव दूर रखिए और आज रात इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना बेहतर होगा। हम लगातार इनकी निगरानी करेंगे। सबने सिर हिलाया। डॉक्टर कुछ और निर्देश देकर वहां से चले गए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आर्या अब भी बेहोश थी। उसके दादा दादी उसके पास बैठ गए। सावित्री जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उनकी आंखें भी नम थी। बच्ची बहुत डर गई है, उन्होंने धीरे से कहा। राघव जी चुप रहे। वह समझ रहे थे कि आज का दिन सभी के लिए कितना कठिन रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। अब तक आर्या और दोनों दादी दादा कमरे में ही थे। बाकी लोग फिर से ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाकर बैठ गए थे। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। आर्यांश भी बाहर ही था, लेकिन उसका ध्यान बार बार कमरे की तरफ चला जाता, जहां आर्या आराम कर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा है। जब उसने आर्या को बेहोश होते देखा था, तब एक पल के लिए उसका दिल जैसे रुक गया था, और अब भी उसके भीतर वही बेचैनी बनी हुई थी। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, और शायद इसी वजह से वह खुद भी उसे समझ नहीं पा रहा था। उधर वाणी जी की हालत भी ठीक नहीं थी।
अपने बेटे और बहू को उस हालत में देखकर वह बुरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया था जो काफी बढ़ गया था, इसलिए परिवार के लोग उन्हें बार बार आराम करने के लिए कह रहे थे। लेकिन एक माँ के लिए ऐसे समय में शांत रहना आसान नहीं होता। वह बस एक ही बात कह रही थी, भगवान मेरे बच्चों को ठीक कर देना। कॉरिडोर में बैठे सभी लोगों की यही प्रार्थना थी। हर किसी की निगाह बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर चली जाती। कब वह दरवाजा खुलेगा, कब डॉक्टर बाहर आएंगे और कब उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन इंतजार कर रहे लोगों को हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अचानक बंद हो गई। पूरे कॉरिडोर में ऐसी खामोशी छा गई कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। अगले ही पल दरवाजा खुला। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे के भाव देखकर आर्यांश का दिल जैसे धड़कना भूल गया। और फिर डॉक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर सबकी दुनिया एक पल के लिए थम गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा माहौल पहले से ही भारी था। हर किसी की आंखों में डर, उम्मीद और बेचैनी एक साथ थी। समय जैसे रुक सा गया था। दीवारों पर लगी सफेद लाइटें भी अब किसी अजीब सी ठंडक को बढ़ा रही थी। और फिर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, सॉरी। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत के आगे हम हार गए। डॉक्टर आगे कुछ और बोल पाते उससे पहले ही आर्यांश, जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। वह डॉक्टर के सामने पहुंचा और बिना कुछ सोचे उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज में इतना खतरनाक गुस्सा था कि पास खड़े लोग कांप गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? डॉक्टर घबरा गया। सर, प्लीज। लेकिन आर्यांश ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी पकड़ और कस गई। मेरे माँ बाप को तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने तुम्हें दुनिया के बेस्ट डॉक्टर दिए थे, हर चीज दी थी, फिर भी तुम उन्हें नहीं बचा पाए। आंखों में पहली बार कमजोरी झलकने लगी। पीछे खड़े ऋत्विक और रूहान फूट फूट कर रो पड़े। ये सच नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगर ये सच है तो मैं कैसे जीऊंगा? दक्ष और कबीर उन्हें संभालने लगे, लेकिन खुद उनकी आंखें भी नम थी। आरव तुरंत आगे आया और आर्यांश का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। बस करो, आरव ने जोर से कहा। खुद को संभालो। आर्यांश एक पल के लिए रुका। फिर धीरे धीरे उसने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसका चेहरा अब बिल्कुल खाली हो गया था। ना गुस्सा, ना दर्द, बस एक सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। वह पीछे हट गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब कहीं नहीं देख रही थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इसी बीच थोड़ी दूर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। आर्या वहीं खड़ी थी। वह सब कुछ सुन रही थी। डॉक्टर के शब्द, आर्यांश का गुस्सा, सब कुछ। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना रोना, ना डर, ना दर्द, बस एक खालीपन। उसने धीरे से दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया।
और अंदर ही अंदर उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आई एम सॉरी अर्यंश। फिर उसने धीरे से खुद को संभाला और पीछे हट गई। वह बाहर निकली। सभी लोग अपने दुख में डूबे हुए थे। किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। आर्यांश अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक गई हो। आरव उसके पास था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कभी-कभी शब्द भी बेकार हो जाते हैं। आर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रहे हो तुम इस हालत में? लेकिन आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ता रहा। उसका हर कदम भारी था, जैसे वह अपने ही टूटे हुए हिस्सों को घसीट रहा हो। वह अस्पताल से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। स्टीयरिंग व्हील पर उसका हाथ कस गया। आंखें अभी भी लाल थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। तभी दूसरी तरफ से दरवाजा खुला। आर्या चुपचाप आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। यह देखकर आर्यांश एक पल के लिए चौंक गया। उसने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आर्यांश की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। उसने गहरी सांस ली। तुम समझ नहीं रही हो। अभी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वह थोड़ा झुका और धीमे लेकिन कठोर स्वर में बोला, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं नहीं चाहता। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। सिर्फ अस्पताल के बाहर की हल्की आवाजें और दूर जाती एम्बुलेंस की बीप सुनाई दे रही थी। आर्या ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, बस धीरे से कहा, मुझे डर नहीं लगता आपसे। यह सुनकर आर्यांश थोड़ी देर के लिए रुक गया। वह उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी भी थी। क्यों? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि टूटे हुए लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो सिर्फ खुद को चोट देते हैं, खुद के अंदर मरते रहते हैं। अर्यंश, मैं खुद नहीं जानता मैं अभी कौन हूं। अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो संभाल नहीं पाऊंगा खुद को। आर्या, आपने सब कुछ खो दिया है, इसलिए अब आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी आपको किसी की जरूरत है। आर्यांश ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अंदर दो लोग थे, एक जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, और दूसरी जो बिना कुछ कहे उसके टूटे हुए हिस्सों को समझने लगी थी। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी उस रात किस्मत ने उन्हें एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया था, और दोनों को यह नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक मौत ने एक राजा को अंदर से तोड़ दिया, और उसी टूटे हुए पल में एक अनजान लड़की उसकी जिंदगी में आ गई, जिसे वो अपना सहारा समझने वाला था। असल में वही उसकी सबसे बड़ी उलझन बनने वाली थी, क्योंकि ये मुलाकात किस्मत नहीं थी, ये एक तूफान की शुरुआत थी। बिना जाने कि ये मुलाकात किस्मत नहीं, एक तूफान थी।
If you like this story, please like, subscribe and comment for next chapter.